अगर किसी के नॉलेज को परखना हो तो उसके सामने आप कुछ प्रॉब्लम्स को रख दीजिए और देखिए कि वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है या कितना सॉल्व कर पाता है। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी से ही आपको पता चलता है कि किसी भी चीज़ को आप कितना सीख पाए हैं। हमें एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एजुकेशन ही वो एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट सारे थ्योरीज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, ताकि हम लोग जान पाएँ कि उन सारे थ्योरीज को हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहु है और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो कि रिलेटेड होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो अगर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, सारे सॉल्यूशंस को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ बाकी रह गया है। ऐसे हालत में आप फिर से उन वीडियोस को देखिए या फिर आप बुक्स पढ़िए। बुक्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी आकर के आपको वीडियोस बना के कुछ भी करके पढ़ा दें, बुक से ज़्यादा अच्छा आपको कोई भी नॉलेज नहीं दे पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा मैं बता दूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों से भी करवाइए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा इंक्रीज हो और आपके लिए बड़े उत्साह के साथ हम लोग ऐसे ही यूजफुल वीडियोस ला पाएँ। हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो करिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सही वे में न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक यहाँ से न्यूमेरिकल उठा लिया, एक वहाँ से उठा लिया, सॉल्व करने बैठ गए। ऐसे करिएगा तो न्यूमेरिकल्स कभी आपसे सॉल्व नहीं होगा। 2-4 सॉल्व होगा, उसके बाद आपसे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप सही वे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की आदत डालें, तो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व जरूर होंगे। तो सही वे क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका तो है नहीं, ठीक है? सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो मानना है मैं उसे आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, न्यूमेरिकल्स होते हैं 3 टाइप के, ओके? इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी न्यूमेरिकल किसको बोलेंगे? इजी न्यूमेरिकल बोलते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया आ गया आंसर, वो हो गया हमारा इजी न्यूमेरिकल। मॉडरेट लेवल का न्यूमेरिकल किसको बोलते हैं? जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल बना रहे हैं ये उसी टॉपिक से ही रिलेटेड होता है, बस इसमें क्या करता है, आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है कि आपने उस चीज़ को कितना समझा है, ठीक है? यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है, वो हो गया हमारा मॉडरेट लेवल। डिफिकल्ट लेवल में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करता है, इसमें होता है एक्सपेरिमेंट, ओके? यहाँ स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि स्टूडेंट्स को एक चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर का नॉलेज कितना है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, ऑप्टिक्स के अंदर वेक्टर को हम लोग डाल दिए, वेक्टर और ऑप्टिक्स को मिला के क्वेश्चन बना दिए, तो इन क्वेश्चंस को वही सॉल्व कर पाएंगे जिनको ऑप्टिक्स भी क्लियर हो अच्छे से, जिनका वेक्टर भी अच्छे से क्लियर हो, वो लोग ही कर पाएंगे। तो डिफिकल्ट लेवल में क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। मॉडरेट लेवल आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बन जाता है, और इजी न्यूमेरिकल तो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाना कैसे हम स्टार्ट करें? सबसे पहले तो देखिए आप थ्योरी को पढ़िए, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आप सिर्फ फॉर्मूला रट लीजिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी पढ़ के आएगा। थ्योरी को एकदम पानी की तरह आप
एकदम साफ साफ समझ जाइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए पहले, ठीक। उसके बाद जो फॉर्मूलाज होते हैं आप उनको मेमोराइज करिए, उनको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग को ये याद करना पड़ेगा कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। और बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंबल्स आप याद कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। जैसे म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहाँ म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। साइन आई क्या है, तो आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसका साइन है ये। और आर क्या है, तो आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो पहला चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा कि फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेना है विथ मीनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें मिनिमम 3 से 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं इस लेवल के, यानी कि इजी लेवल के 3 to 5, ओके। उसके बाद मिनिमम 5 न्यूमेरिकल्स, याद रखिएगा मिनिमम 5, 3 भी नहीं, मिनिमम 5 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं मॉडरेट लेवल के, ओके। देखिए ये 3 to 5 हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे ना तो हमें फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। बार बार फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें अपने आप को याद हो जाएगा कि फार्मूला क्या है। तो इजी न्यूमेरिकल्स हमें फार्मूला में को याद करने में हेल्प करते हैं। मॉडरेट लेवल हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर हम लोग अटक जा रहे हैं, तो जहाँ अटकते हैं उस जगह को जाकर हम लोग दोबारा क्लियर करते हैं, उस थ्योरी को दोबारा पढ़ के, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिफिकल्ट, उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट लेवल के सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग करेंगे। आपके पास तो समय कम होगा तो आप एक टाइम का कोटा बनाइए कि 2 घंटा या 3 घंटा मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो उस 2-3 घंटे में एक ही टॉपिक के आप डिफिकल्ट लेवल के जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर आपने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका मॉडरेट लेवल या इजी लेवल तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर आप फॉर्मूला लर्न करिए, उसके बाद आप इजी लेवल के बनाइए न्यूमेरिकल्स और फिर मॉडरेट लेवल के। जहाँ पर आप अटकिएगा उस चीज़ को जाकर के आप दोबारा आप उसको ब्रश अप करिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके। और बार बार मैं सजेस्ट करूँगा बुक्स पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोज़ देखने से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कितने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ये 4 न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ दिख रहा है और 3 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं कराऊंगा, 7 न्यूमेरिकल्स। क्या ये इनफ है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ऐसी हालत में क्या करिएगा, आप टीचर्स के सामने उस क्वेश्चन को लेके जाइए, आप यूट्यूब के वीडियोस देखिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर तो हम लोग देते ही हैं, वो व्हाट्सअप का नंबर हम लोग हाई हेलो बोलने के लिए थोड़ी ना देते हैं, ठीक है। आप उन प्रॉब्लम्स को हमें सेंड करिए व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। आप उसका पिक लेकर के भेजिए या जैसे भी करके हैंड रिटन आप वो लिख के आप उसका फोटो खींच के हमें भेजिए, जैसे भी हो आप हम तक पहुंचाइए, हम लोग उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो उसे हम लोग समझाएंगे भी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट इसके लिए आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए हम टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भला हो, ओके। हम लोग, हमारी ये जो टीम है ना ट्यूटर फॉर यू, हमारी ये एम है कि ये जो इंडिया है ना हमारा, जो साइंस को बोझ मानता है, जो एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट मानता है, इस मिथ को तोड़ना चाहता है हमारे ये टीम ट्यूटर फॉर यू। हम लोग चाह रहे हैं कि साइंस को हम लोग एकदम ईजी टू हैंड, एकदम होता है ना, एकदम जैसे कि एकदम ईजी सा हम इसे बनाना चाहते हैं कि जैसे अरे ये तो बहुत ईजी है, ऐसा हो सबके लिए, ऐसा हो, हम लोग ये चाहते हैं। तो इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन सेंड करिए, अपने परेशानी को आप दूर करिए। इस तरह क्या होगा कि आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप 4 लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, है ना। तो खैर चलिए, बहुत ज़्यादा बातचीत आज हो गई है, चलते हम लोग सीधा आज के न्यूमेरिकल्स में।
कि आज के न्यूमेरिकल्स में क्या क्या है, देख लेते हैं पहले। जैसे कि बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in glass? देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, और एक चीज गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। देख लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते थे, याद है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू था हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। लाइट में ट्रैवल करते हुए लाइट का जो स्पीड होता है, मीडियम में एंटर करने के बाद उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो लाइट का स्पीड जो एयर में था और फिर किसी मीडियम के अंदर जो उसका स्पीड था, उन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है म्यू जी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है हमारा गिवन 1.5 और म्यू डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारा गिवन है 1.3। और क्या गिवन है? और गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, कितना है? ये है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए हमें यहां से निकाल लेना पड़ेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता था जैसे μ12 ये था, तो ये था हमारा μ2 by μ1, ठीक है। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? देखिए ये है μ2 by μ1। μ2 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा c by vg डिवाइडेड बाय, अच्छा हम लोग 1 2 के जगह यहाँ लिख देते हैं म्यू जी डब्ल्यू, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा c बाय वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय c बाय वी जी। यहाँ पे देखिए म्यू डब्ल्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू जी को हमने माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, c और c ये हमारा है एयर में उसका स्पीड यानी लाइट का, और vw है वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, और vg है ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, ओके। क्या क्या गिवन है हमारा? तो देखिए μw के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? μw के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1.3 और μg के प्लेस पे 1.5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये c हो जाएगा कैंसिल, vg आ जाएगा ऊपर, vg इक्वल टू vg बाय vw, ओके। तो यहां से हमारा vg क्या हो जाएगा? vg हो जाएगा 1.3 by 1.5 इंटू vw, और vw क्या गिवन है हमारा? ये गिवन है 2.25। चलिए यहाँ पे इसको स्पेस की कमी है, vg ही लिख देते हैं, ठीक है। vw माफ कीजिएगा। तो यहाँ से हमारा vg क्या हो जाएगा? vg हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.25 इंटू 10 to the power 8, ओके। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.95 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये, सिर्फ फॉर्मूला में हमने पुट किया और हमारा ये आंसर निकल गया। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर एंटर्स अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइट है जो एयर में ट्रैवल कर रहा है और एयर में ट्रैवल करते हुए उसका जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, वहां से वो एक मीडियम में एंटर करता है। ठीक, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यानी कि वो ग्लास है, बट यहाँ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग सिर्फ मीडियम ही बोलेंगे। वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब पूछ रहा है उस मीडियम के अंदर जो वो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो देखिए ये हमारा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट कम आएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखिए हमें क्या पता है, ये जो लाइट है वो एक तरह का वेव होता है और हर वेव का एक वेवलेंथ होता है और एक टाइम पीरियड होता है, राइट। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो कोई भी एक वेव अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं उसका वेवलेंथ। ओके, डिस्टेंस बोलना सही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलना सही होगा। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ओके, और ये ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है यानी लैम्डा, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी लैम्डा बाय टी, दैट मींस वेवलेंथ बाय टाइम। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वेलोसिटी। ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम हमारा होता है स्पीड, है ना। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर बोलेंगे तो हमारा वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/t है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी स्मॉल f इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v। ठीक है, अब देखिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, वो होता है c। तो यहां से हमें c इक्वल टू क्या मिलेगा, c इक्वल टू मिलेगा लैम्डा इनटू f। यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लाइट का, f क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए ये एयर में है इसीलिए इसको लैम्डा a लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी को fa। ओके, अब देखिए क्या गिवन है हमारा, यहाँ से हमें fa इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸ होता है c का वैल्यू, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, लैम्डा इक्वल टू है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, दैट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। इस चीज को समझिए पहले आप। मैं सारे वीडियोस में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के सारे वीडियोस में मैं इसको मेंशन करता हूँ, इसमें भी सिर्फ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सेंटी जो होता है ना हमारा, सेंटी मीटर आप लगा लीजिए या ग्राम लगा लीजिए, सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻²। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर बोले तो इसका मतलब होता है 10⁻² मीटर। ओके, मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ओके, उसके बाद माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग माइक्रोन भी बोलते हैं, माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। फिर आता है नैनोमीटर, नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद आता है आंगस्ट्रॉम, आंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। उसी तरह पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻
12 मीटर। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप याद रखिएगा। तो यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसीलिए आर्मस्ट्रॉन्ग के प्लेस में हमने यहाँ पे 10⁻10 मीटर लिख दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 6000 × 10⁻10। अब देखिए इसको हम लोग 30 × 10⁸ लिख सकते, 30 × 10⁻7 लिख सकते हैं, ठीक है। एक जीरो यहाँ से निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको हम लोग 6 × 10⁻7 लिख सकते हैं ना। ये 10⁻10 था, 3 जीरो अगर इसको दे देंगे तो ये क्या होगा, 10⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 5 × 10⁻7, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻14 टोटल, इतना हर्ट्ज। तो हमें मिल गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। अब जब ये उस मीडियम एंटर करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा FM, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, ओके। तो जो फ्रीक्वेंसी उसका एयर में रहेगा वही फ्रीक्वेंसी उसका उस मीडियम का अंदर भी होगा, यानी हमारा FM इक्वल टू भी होगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक। अब हमें जब फ्रीक्वेंसी पता है तो हम लोग क्या वेवलेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उस मीडियम में, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें एक और चीज गिवन है, यहाँ से क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है हमारा म्यू m, वो कितना है, वो है 1.5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग मान लेते हैं Vm इन दैट मीडियम। तो एयर का स्पीड और उस मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड, दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे 3 × 10⁸, और Vm के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, Vm के प्लेस पे वही हम लोग लिख लेंगे λm × Fm इक्वल टू 1.5। और तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये λm ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × Fm का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻14, ठीक है। दैट इक्वल टू हो जाएगा हमारा λm, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 से 1.5 2 टाइम्स में कटेगा, ठीक, देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से λm इक्वल टू मिल जाएगा, ये 20 × 10⁻7 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻14, ये 14 ये 4 टाइम्स में गया, ठीक है। तो यानी कि नीचे तो स्पेस है नहीं, ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि हमारा ये जो वेवलेंथ है λm, ये हमें क्या मिला, ये मिल रहा है हमें 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ओके। ये 10⁻14 जब ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, और फिर ये 10⁻7 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10⁻7, ओके। चलिए, तो इसको हम लोग अगर हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 × 10⁻10 मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हो गया हमारा वेवलेंथ जो हमें फाइंड आउट करना था। तो फ्रीक्वेंसी हमारा आया ये उस मीडियम के अंदर, और वेवलेंथ हमारा मिला हमको ये, ओके। तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर is incident from air on water surface. Water wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light
म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.33। देखिए एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, एक बार जरा देख लेते हैं इस चीज को। मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या है ये, देखिए जब कोई रे ऑफ लाइट एक ही कलर का बना हो, मतलब कोई रेड लाइट, जैसे लेजर लाइट होता है हमारा, रेड कलर का होता है, वो हमारा हो गया मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। बट अगर कोई रे ऑफ लाइट एक से ज्यादा कलर से मिलकर बना होता है, 2 3 4, कोई भी अगर 2-3 रे से मिलकर बना है वो, या ज्यादा रे से मिलकर बना है, जैसे हमारा व्हाइट लाइट है, हम लोग को पता है कि वो 7 कलर के लाइट से मिलकर बना होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में बात हो रही है मोनोक्रोमैटिक लाइट की। खैर वो मोनोक्रोमैटिक लाइट मेंशन नहीं भी करते तो भी न्यूमेरिकल हमारा वैसा ही बनता। तो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 589 न्यूटन मीटर, जो कि इंसिडेंट हो रहा है एक एयर से वाटर सरफेस पे। ये एक वाटर सरफेस है, एयर से आ रहा है, यहाँ इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, और कुछ अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। देखिए सारा का सारा रे वाटर के अंदर नहीं एंटर कर जाता है, अगर ऐसा होता तो हमें वाटर चमकता हुआ नहीं दिखता, ठीक है ना। कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कुछ परावर्तित हो जाता है और कुछ अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो लाइट एयर में था तो उसका वेवलेंथ था 589, जब रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्रैक्ट हो गया, उन दोनों ही कंडीशन में इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। और क्या गिवन है, गिवन है म्यू डब्ल्यू, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि दिया हुआ है 1.33। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको क्या है ये। सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वेवलेंथ गिवन है लैम्डा ए, वेवलेंथ इन एयर गिवन है, जो कि है हमारा 589 न्यूटन मीटर, यानी कि 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और क्या गिवन है, और गिवन है हमारा म्यू डब्ल्यू 1.33, और हम लोग को पहले से ही एक चीज पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए लगे हाथ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एफ, ठीक है ना। तो लैम्डा ए इंटू एफ ए इक्वल टू हो जाएगा सी। तो यहाँ से हमें एफ ए मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर क्या मिलेगा, सी बाई लैम्डा ए, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 589 इंटू 10⁻⁻9। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 5.0934 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी इन एयर। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 1, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। देखिए रे जब रिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब क्या है, रे जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि वो वापस एयर में ही आ जाएगा। रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या होता है, वो वापस उसी मीडियम में आ जाता है। तो रे तो किसी और मीडियम में एंटर नहीं कर रहा है कि उसके जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो जाएंगे, स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी तो हमारा किसी भी मीडियम में चाहे वो सेम ही होगा। तो इसीलिए कंडीशन नंबर 1 में क्या देखेंगे, ये जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो हमारा उतना ही रहेगा 3 इंटू 10⁸, जिसको हम अभी ए बोल दे रहे हैं, ठीक है। लैम्डा हमारा जो था वही रहेगा, ठीक है। क्या था हमारा लैम्डा, 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, यानी 589 नैनोमीटर। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वही रहेगा 5.0934 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। चेंज होगा जब वो लाइट
रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब वो रिफ्रैक्ट होगा यानी कंडीशन नंबर बी में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वाटर बोल रहा है ना, तो चलिए इसको हम लोग VW मान लेते हैं कि उसका जो स्पीड है वाटर के अंदर, रे का स्पीड है वो हो जा रहा है VW। इन दोनों के रेशियो से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू W। तो यहां से हमें VW इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 2.256 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी FW इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फिर से कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी जो था वही रहेगा 5.0934 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो हमें पता है वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमें वेवलेंथ इक्वल टू क्या मिलेगा, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी है 2.256 × 10⁸, और हमारा FM क्या है, वह है 5.0934 × 10⁻14। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 442.93 × 10⁻⁹ मीटर, यानी कि हमें मिल जाएगा 442.93 नैनोमीटर, ओके। तो जो भी चीज यहाँ पे पूछा गया था सब हमें आराम से मिल गया है। तो इसे किस कैटेगरी में डालेंगे, इसे हम लोग इजी कैटेगरी में डालेंगे, बट ये कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। इजी था, इसको हम लोग मॉडरेट नहीं कर सकते, मॉडरेट मतलब जो थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री on one face of a rectangular glass slab of thickness 0.1 meter and refractive index 1.5. Calculate the lateral shift reduced. देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना कि एक रे ऑफ लाइट है जिसको हम लोग एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट करा रहे हैं। आपने अगर वीडियोस को देखा है मेरे, तो ये टॉपिक आपने देखा ही होगा कि एक ग्लास स्लैब से जब हम लोग रिफ्रैक्ट कराते हैं रे ऑफ लाइट को, तो वो क्या होता है, वो हमें कुछ दूर खिसकता हुआ दिखता है। अगर ये स्लैब नहीं रहता तो ये सीधा जाता, इस स्लैब की वजह से ये इधर आ गया है, इसी को हम लोग कह रहे थे लैटरल शिफ्ट। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल टू, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं लैटरल शिफ्ट को। तो डेल्टा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था T/cos r इंटू साइन I माइनस r। यहाँ T क्या था, यहाँ T था थिकनेस ऑफ द स्लैब, ओके। R था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और I था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, यहाँ वाला, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट को हम लोग ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्ट करा रहे हैं तो उस टाइम इंसिडेंट एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और क्या हो रहा है, थिकनेस है 0.1 मीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक। कितना लैटरल शिफ्ट हो रहा है हमें ये देखना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है I इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, म्यू जी इक्वल टू 1.5, थिकनेस T इक्वल टू गिवन है 0.1 मीटर, ठीक। R गिवन नहीं है, और क्या गिवन नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना है वो है डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोग R फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है करना इसे।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो हम लोग साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू। यहाँ हमारा म्यू जी हो जाएगा वो, ठीक। तो यहां से हमें साइन आर इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन आर इक्वल टू मिलेगा साइन आई बाई म्यू जी। तो यहां से आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, आर इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स साइन आई बाई म्यू जी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू जी के प्लेस पे 1.5। हमें क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 35 डिग्री 16 मिनट। याद रखिएगा यहाँ पे 35 पॉइंट समथिंग डिग्री मिलेगा, तो डेसिबल में जो डिग्री होगा उसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 35 डिग्री 16 मिनट, ये हमारा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप डिग्री में भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से आपका जो आएगा डिग्री में आप उसको भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, या फिर ये तो ऐसे कैलकुलेट करना मुश्किल है, कैलकुलेटर से ही आप करेंगे। तो ये हमारा वैल्यू आएगा आर का। अब यहां से हम लोग टी निकाल लेंगे, सॉरी हाँ, यहां से हम लोग डेल्टा निकाल लेंगे, वो आएगा हमारा टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, जो कि हो जाएगा 0.1 बाई कॉस 35 डिग्री 16 मिनट इंटू साइन आई माइनस आर, मतलब ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री 16 मिनट। इसको पूरा कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो आएगा 0.0513 मीटर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड लेटरल शिफ्ट, जो कि आएगा इतना, ओके। तो इजी से न्यूमेरिकल था, बस फॉर्मूला से हम लोग को पुट कर देना था। तो हम लोग को तो दो चीज यहाँ पता रहना पड़ेगा कि लैटरल शिफ्ट क्या है और लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे फिर आप फॉर्मूला को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively. A ray of light traveling in water is incident on water glass interface at 30 degree. Calculate the angle of refraction. एक रे ऑफ लाइट वाटर से चलकर ग्लास में एंटर कर रहा है, तो जब वो ग्लास में एंटर कर रहा है तो उसका जो इंटरफेस है, मतलब जो सरफेस है ग्लास का जहां पर वो इंसिडेंट हो रहा है, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो से हम लोग को मिलता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, वो भी गिवन है। तो ये इजी से न्यूमेरिकल है, फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, WG का, मतलब वाटर टू ग्लास का, ये हो जाएगा हमारा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। म्यू जी हमारा कितना है, म्यू जी है 3/2 और हमारा म्यू डब्ल्यू कितना है, वो है 4/3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 9/8, ये हमारा हो जाएगा म्यू 9/8। अब स्नेल्स लॉ से हमें मिलेगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 9/8। तो यहां से हमें साइन आर इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन आर इक्वल टू मिलेगा 8 साइन आई डिवाइडेड बाई 9। तो यहां से अगर हम लोग आर फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 8/9 साइन आई, ओके। तो यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा
26 डिग्री 23 मिनट, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था ये। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। A mark is made at the bottom of a beaker and a microscope is focused on it. The microscope is then raised through 0.015 meter. To what height water must be poured into the beaker to bring the mark again into focus? लास्ट में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3। देखिए क्या कहना चाह रहा है। हमें पता है कि जब भी किसी पानी के अंदर किसी बॉडी को हम लोग देखते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये न्यूमेरिकल बनने वाला है। क्या किया है, एक बीकर लिया है, ठीक है, उसके नीचे एक मार्क कर दिया है, ठीक, और एक माइक्रोस्कोप को इसमें फोकस किया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फोकस है कि ये जो मार्क है, ये जो दाग है, वो इसमें दिख रहा है, ठीक है। मामला बहुत शांत था। प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको उठा के ऊपर कर दिया गया, थोड़ा इसको उठा के ऊपर कर दिया गया। कितना ऊपर किया गया, 0.015, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर कर दिया गया है तो इस बीकर को भी ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बिना बीकर को ऊपर किए बिना भी हम लोग इस मार्क को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, हम लोग को इसके अंदर डालना पड़ेगा पानी। अगर हम लोग इसके अंदर पानी को डाल देंगे तो क्या होगा, वो इस मार्क को ऊपर दिखाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें ये जो मार्क है वो इसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। देखिए माइक्रोस्कोप जब नीचे था तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं थी, वो इस पे फोकस करके था। अब क्या हुआ, इसमें हम लोग इसको जो माइक्रोस्कोप है उसको थोड़ा ऊपर ले गए हैं, उसका फोकस को, तो जाहिर सी बात है मार्क को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बिना बीकर को ऊपर उठाए तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जितना ज्यादा पानी होता है वो उतना ऊपर दिखता है, ठीक है ना। तो वाटर लेवल को हम लोग, ये जो वाटर का लेवल है, उस वाटर लेवल को कितना हम लोग रखें कि ये जो है वो हमें 0.015 मीटर तक ही ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए जितना वो ऊपर उठा हुआ दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे डी, ओके। तो हमें क्या पता है, हमें डी इक्वल टू पता है टी इंटू 1-1/μ, ओके। तो हमें यहाँ पर डी गिवन है हमारा 0.015, हमारा म्यू भी गिवन है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है थिकनेस ऑफ वाटर, ये कैसे मिलेगा हमको, तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/d इंटू 1-1/μ, ओके। माफ कीजिएगा ये उल्टा मैंने लिख दिया है। टी इक्वल टू हो जाएगा d बाई 1-1/μ, ओके। d इक्वल टू हमारा है 0.015 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1-1/μ, कितना गिवन है 4/3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/4, यानी 0.015 बाई 1-3/4, ये हमारा हो जाएगा 1/4, 0.015 बाई 1/4, मतलब सीधा सीधा ये 4 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से t इक्वल टू क्या मिलेगा, t इक्वल टू मिलेगा 0.06 मीटर, यानी कि वाटर हमें 0.06 मीटर तक हाइट तक डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा ये जो मार्क है वो 0.015 मीटर तक ऊपर दिखेगा और माइक्रोस्कोप पे वो फोकस हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था और फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। What is the apparent position of an object below a rectangular block of glass 6 cm thick
if a layer of water 4 centimeter thick is on top of the glass, given that this, okay, ठीक है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं ना कि किसी भी बॉडी का जो कि एक ग्लास के अंदर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक ग्लास के नीचे है, एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, उस ग्लास के नीचे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और फिर इस ग्लास के ऊपर क्या है, वाटर का लेयर है, ठीक। पूछ रहा है कि अपरेंट डेप्थ इसका कितना होगा, गिवन क्या क्या है, इसका थिकनेस गिवन है, इसका थिकनेस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, और वाटर का थिकनेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ कितना होगा, मतलब कि ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए तो ये कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो ग्लास इसको ऊपर उठाएगा कुछ हाइट तक, फिर वाटर इसको कुछ हाइट तक ऊपर उठाएगा। तो अगर हम लोग सेपरेटली देख लें कि ग्लास इसको कितना ऊपर उठा रहा है और वाटर इसको कितना ऊपर उठा रहा है, तो हमें पूरा का पूरा सम टोटल मिल जाएगा कि ये टोटल कितना ऊपर उठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे dg, दैट मींस अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्लास। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू 1 माइनस म्यू, यही था ना फॉर्मूला। तो t की जगह पे क्या हो जाएगा, ये tg लिख देते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं म्यू जी, ए म्यू जी, ठीक है ना, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो tg के प्लेस पे 6, अच्छा 6 सेंटीमीटर है, दैट मींस ये हो जाएगा 6/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 3/2, 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 6/100, ठीक है, इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 2/3, यानी ये हो जाएगा हमारा 6/100 इंटू 1/3, ठीक, यानी ये मिलेगा हमें 2/100 मीटर, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर, ओके। अब उसी तरह देख लेंगे dw, यानी कि अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वाटर। तो dw क्या हो जाएगा हमारा, ये tw दैट मींस थिकनेस ऑफ वाटर इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू aw होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 4/100 इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 4/3, ओके। चलिए इसको ऊपर देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4/100 इंटू 3/4 ऊपर जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4, 1/4, यानी ये हमारा आएगा 1/100 मीटर, दैट मींस 1 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ वो हो जाएगा dg प्लस dw, दैट मींस 2 + 1 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अपरेंट पोजीशन क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा था फॉर्मूला बेस्ड। तो हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं थे, इजी न्यूमेरिकल ही थे। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये सारे न्यूमेरिकल्स गिवन थे। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप बुक्स में देखिए, या फिर आपको अगर और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं है तो आप वापस से वीडियोस को देखिए, बुक पढ़िए, फिर से इसको सॉल्व करिए, फिर से प्रॉब्लम होता है तो दोबारा करिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रशअप होता है हमारा नॉलेज। आज के सारे न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ में आ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें।
अगर कुछ रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर और भी प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए। आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज में जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं आपसे कि आपको हमने सॉल्व करके भेज दिया न्यूमेरिकल्स, या आपको हमने समझा दिया दोबारा, इसके लिए कुछ चार्जेस अप्लाई करो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। हम फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं और साइंस को पूरे सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं, सबके लिए इसे बहुत इजी बनाना चाहते हैं। और हमारे इस मिशन में हम लोग कामयाब तभी हो पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक करिए, पास में बेल आइकन है, उसे आप प्रेस करिए, उसके बाद ऑल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।